हाँ बेटा, आवाज क्लियर आ रही है? बेटा आवाज क्लियर आ रही है? शुरू कर दूं क्लास? बोलो भाई, कर दें क्लास स्टार्ट? आवाज आ रही है सही सबको साफ? ठीक है, चलो जी क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था और हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम अब आगे चलेंगे और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी सिंपल, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है कि भाई जमीन के चारों तरफ जितनी जगह में जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, तो बिल्कुल इसी तरह किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ जितनी जगह में उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करती है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब मिसाल के तौर पे अगर ये एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है, तो अब अगर ये एक चार्ज बॉडी है तो इसकी एक सर्टेन, इसकी सराउंडिंग में एक सर्टेन एरिया होगा जिसके अंदर इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रही है। अब जैसे यहाँ पे आपने कोई नेगेटिव चार्ज रखा, अब ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही है। आप थोड़ा दूर ले गए, अब ये पहले के मुकाबले में रखा हुआ अट्रैक्ट कर रही है, और यहाँ ले गए तो यहाँ पर फोर्स जीरो है। यहाँ पर क्यों जीरो है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चली गई। तो किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ जितनी जगह में उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करती है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, द एरिया अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत या उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है।
तो अब इसमें क्या होता है कि हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज at any point in electric field is called electric intensity and denoted by E. What does it mean? ये मैं आपको समझाता हूँ। यार अमीन कह रहा है आवाज कट रही है, बाकी लोग बता दें यार, बाकी तो कोई भी नहीं कह रहा। अपना नेट चेक कर लो अमीन, तुम नेट चेक कर लो भाई, बाकी बताएं। क्लियर है भाई बाकी सबको? यार बाकी सबको क्लियर है भाई? अमीन नेट चेक करो यार। अच्छा अब फर्ज कर लें भाई, अब आप इसको इस तरह समझें कि भाई, अब आप इसको इस तरह समझें कि भाई ये आपके पास मिसाल के तौर पे ये एक चार्ज बॉडी, ये आपके पास चार्ज बॉडी है। अच्छा जी, अब ये चार्ज बॉडी है और फर्ज कर लें आप कि मिसाल के तौर पे ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज बॉडी है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा अब यहां पर फर्ज कर लें कि यहां पर एक पॉइंट है, मिसाल के तौर पे आपको दे दिया पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पर कहते हैं कि भाई आपने ये निकालना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है कि अगर आपको पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है तो आप यहाँ पर एक यूनिट चार्ज रखें। यूनिट चार्ज का मतलब है 1 कूलम का चार्ज। आप यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रखें, उस 1 कूलम के चार्ज पर जितनी फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। लेकिन अब हमारे पास 1 कूलम का चार्ज नहीं है, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो चार्ज है वो 5 कूलम का है, तो हमने वो रख दिया। अब हमने यहाँ पे जो चार्ज रखा, जो हमने चार्ज रखा Q, वो 1 कूलम का नहीं था, हमारे पास चार्ज था 5 कूलम का, हमने 5 कूलम का रख दिया। अब हमने ये देखा कि जैसे ये पॉजिटिव बॉडी है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बॉडी ने इसको रिपेल किया। अब फर्ज कर लें इस बॉडी ने इसको रिपेल किया 100 न्यूटन की फोर्स से, ऐसी एक मिसाल ले रहा हूँ, 100 न्यूटन की फोर्स से रिपेल किया। तो हम ये देखेंगे कि 100 न्यूटन की फोर्स जो है वो 5 कूलम के चार्ज पर ये बॉडी लगा रही है। तो हम क्या करेंगे, हम 100 न्यूटन को, इस 100 न्यूटन को 5 कूलम से डिवाइड कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम। ये 20 न्यूटन पर कूलम हमें ये बताएगा, ये हमें ये बताएगा कि भाई अगर हमने यहाँ पे 5 कूलम का चार्ज रखा है तो ये चार्ज बॉडी इसको 100 न्यूटन से रिपेल कर रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूनिट चार्ज रखते यानी 1 कूलम का रखते तो फिर ये उस पर कितनी फोर्स लगाती, 20 न्यूटन की लगाती। जब भी 20 न्यूटन पर कूलम आया है और वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती। इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए वहां पर आप एक चार्ज रखेंगे और ये देखेंगे कि उस चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है, और जितनी फोर्स उस चार्ज पर लगेगी उस फोर्स को उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो जो चीज आपको पता चलेगी उसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहा जाएगा। ठीक है जी। और ये जो चार्ज आप यहाँ रखेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए, इसको बोला जाएगा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होगा जो किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए रखा जाएगा। और आखिरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वहीं पर होती है जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब देखें आप, जो मैंने अभी राइट साइड पे जो फिगर बनाई हुई है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये फिगर मैंने वही बनाई है जो मैं आपको भी समझा रहा था। ये चार्ज बॉडी है और ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q, और ये देखें इस पर फोर्स लग रही है, तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में आप देखिए इंटेंसिटी एक्ट कर रही है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा है कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज बॉडी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। टू, अच्छा फाइंड मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ फाइंड लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा फाइंड। टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द फील्ड वी प्लेस अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q। हम यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q रख देते हैं। इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइंग ऑन द टेस्ट चार्ज इज F, देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या बताया था मैंने, E is equal to F upon Q। ये इसका फॉर्मूला है। और ये भी मैंने आपको बता दिया था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेक्टर क्वांटिटी है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में काम करती है। तो अब देखें हमने ये शो करने के लिए यहाँ देखो लिखा R⁻²। R⁻² हमने इसलिए लिखा है कि 1 पॉइंट हम यहाँ समझेंगे जहां पर चार्ज बॉडी रखी और 2 पॉइंट वहां समझेंगे जहां पॉइंट चार्ज रखा है। तो अब आप देखो कि फोर्स इस वक्त बाहर की तरफ है,
तो इंटेंसिटी भी बाहर की तरफ है, इसका मतलब है कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है। तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर आएगा जिसको बोलेंगे आर कैप 12। तो आर कैप 12 ये बता रहा है कि ये इंटेंसिटी बाहर की तरफ है। और अगर फर्ज करो ऐसा होता कि यहाँ पर जो चार्ज है पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव होता। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फिर फोर्स अंदर की तरफ होती, फिर ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करती, फिर इंटेंसिटी भी अंदर की तरफ हो जाएगी। अब यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, तो फिर फोर्स 2 से 1 की तरफ हो जाएगी, तो इंटेंसिटी भी 2 से 1 की तरफ हो जाएगी। तो फिर यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, फिर आर कैप 2 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब बताएं, बात समझ आ गई? ठीक है जी, इसे नोट कर लें। और यूनिट इसकी न्यूटन पर कूलम इसलिए है क्योंकि फोर्स अपॉन चार्ज है, तो फोर्स होगी न्यूटन में और चार्ज होगा कूलम में, तो इसलिए न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ऊपर फोर्स नीचे चार्ज, फोर्स न्यूटन में और चार्ज कूलम में। अच्छा, ताहिर खान कह रहा है सर यहाँ फोर्सेस तो दो बॉडीज, यहाँ फोर्सेस तो दो बॉडीज की होंगी। नहीं समझ आया, मतलब समझा दे। ताहिर खान, मुझे आपका सवाल का मतलब समझ नहीं आया, मुझे जरा सवाल समझा दे। जी पढ़ाई, जी पढ़ाई में थोड़ा सा वो नहीं, मैं नहीं हूँ यहाँ बैठ के, वो कहीं बाहर निकल के गए, आप सामने ऑफिस से पूछेंगे तो बुला लेंगे। वो तो बोल रहे हैं आप चले जाए, उनको पता नहीं होगा कि यहाँ ये सीट है उनकी, वो उठ के निकलेगा, तो उनको बोलेंगे वो अपने रूम से बाहर निकले।
हाँ भाई ताहिर खान, मुझे तुम्हारा सवाल समझ आ गया है। तो ताहिर खान, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि भाई जो कि टेस्ट चार्ज है ना, वो चार्ज बॉडी के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। तो इसलिए जो चार्ज बॉडी होती है ना, उसकी फोर्स का असर तो टेस्ट चार्ज पे हो रहा होता है। लेकिन जो टेस्ट चार्ज है ना, वो चूंकि बहुत छोटा होता है चार्ज बॉडी के मुकाबले में, लिहाजा उसका असर जो है ना, उसकी फोर्स का असर जो बड़ी वाली चार्ज बॉडी है उस पर इग्नोरेबल होता है। ठीक है, बात समझ आ गई? हाँ भाई ताहिर। ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई, कर लिया आप लोगों ने? आगे चलता हूँ मैं। कोई रह गया तो बता दो, वरना मैं आगे जा रहा हूँ। कोई रह गया है तो बता दो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर अ पॉइंट चार्ज। तो जो हमने बेसिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाया है, जो बेसिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाया है, उसमें तो हमने कहा कि एक बड़े साइज की चार्ज बॉडी है और बड़ी चार्ज बॉडी के अंदर कोई
टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, वो तो हो गया। अब उसकी हम फर्दर कंडीशन देखते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 पॉइंट चार्जेस करीब करीब रखे होते हैं। फर्ज कर लें एक पॉइंट चार्ज है Q और उसके सामने एक दूसरा पॉइंट चार्ज रखा है Q डैश। अब दोनों चूंकि पॉइंट चार्जेस हैं तो अब दोनों की एक छोटी छोटी फील्ड होगी। जैसे एक Q की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ऐसे ही Q डैश की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड तकरीबन बराबर होगी क्योंकि दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। अब इस वक्त दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे होंगे, यानी Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में Q डैश आ रहा होगा और Q डैश की इलेक्ट्रिक फील्ड में Q आ रहा होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी Q की तरफ से Q डैश पर लग रही होगी और उतनी ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी Q डैश की तरफ से Q पे लग रही होगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर अ पॉइंट चार्ज का मतलब है कि वो इंटेंसिटी जो एक पॉइंट चार्ज दूसरे पर लगाता है। लेकिन फॉर्मूला निकालने के लिए हम दोनों की बात नहीं करेंगे, हम किसी एक की बात कर लेंगे क्योंकि इंटेंसिटी तो दोनों सेम होगी। तो जैसे हम ये कह देंगे कि भाई फील्ड जो है वो Q की है और उसके अंदर Q डैश रखा हुआ है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विच अप्लाइज ऑन अ टेस्ट पॉइंट चार्ज बाय अनदर पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज की तरफ से दूसरे पॉइंट चार्ज पर जो लगती है वो होती है। अब वो जो दूसरा पॉइंट चार्ज है उसको टेस्ट पॉइंट चार्ज कह देते हैं क्योंकि उसके ऊपर अप्लाई हो रही होती है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ मैंने जो साइड में जो मैंने फिगर बनाई है तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें क्या है, उसमें हमने अज्यूम किया है कि भाई एक जो पॉइंट चार्ज है, आप देखें ये Q है, इसकी फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज Q, इसकी फील्ड है और इसकी फील्ड के अंदर सामने दूसरा पॉइंट चार्ज रखा है Q डैश। अब ये दोनों पॉजिटिव लिए गए तो ये इसको रिपेल कर रहा है, तो इंटेंसिटी जो है वो बाहर की तरफ हो गई है और पॉइंट ए जो है उस पर Q रखा हुआ है और जो पॉइंट बी है वहां पे Q डैश रखा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो R है। तो हमने इसमें क्या कहा है कि कंसीडर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q डैश विच इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज Q। ठीक है जी, Q की फील्ड में पॉइंट चार्ज Q डैश रखा हुआ है। इफ द फोर्स अप्लाइंग ऑन Q डैश इज F, यानी अगर Q की तरफ से Q डैश पे जो फोर्स लग रही है वो F है, देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू Q ऑन Q डैश, तो फिर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी Q की तरफ से Q डैश पर लगेगी वो क्या होगी, E इज इक्वल टू F अपॉन Q डैश। अच्छा, बेसिक फॉर्मूला हमने जो भी पीछे बनाया है उसमें इंटेंसिटी जो थी वो E इज इक्वल टू F अपॉन Q थी और यहाँ पर F अपॉन Q डैश इसलिए हो गई है कि हम फोर्स को डिवाइड उस चार्ज से करेंगे जिस पर फोर्स लग रही होगी। तो अभी जो हमने बेसिक फॉर्मूला बनाया था उसमें जो फोर्स लग रही थी वो Q पर लग रही थी, इसलिए हमने F अपॉन Q किया था। यहाँ जो फोर्स लग रही है वो Q की तरफ से Q डैश पे लग रही है, तो इसलिए फॉर्मूले में जो है वो F अपॉन जो है क्या हो जाएगा, F अपॉन Q डैश हो जाएगा। अमीन कह रहा है सर हमें फोर्स पता नहीं होगी। नहीं, फोर्स तो अभी हम निकाल लेंगे ना, अब आगे देखो आप। अच्छा, अब ये तो हमारा हो गया बेसिक। अब यहाँ पर दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, ये जो Q है ये भी पॉइंट चार्ज है और जो Q डैश है वो भी पॉइंट चार्ज है। तो हमने जो पिछले वीक कूलम्स लॉ पढ़ा था वो कूलम्स लॉ क्या काम करता है, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करती है वो कूलम्स लॉ उसको फाइंड करता है। तो अब यहाँ पे ये जो F है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो पॉइंट चार्ज Q की तरफ से पॉइंट चार्ज Q डैश पे एक्ट कर रही है, ये कूलम्स लॉ से निकल जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q एंड Q डैश इज, तो जो हमने कूलम्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला बनाया था वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चार्ज Q है और दूसरा Q डैश है, तो ये Q1 की जगह आ जाएगा, ये Q2 की जगह आ जाएगा। तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में हो जाएगा Q डैश अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो F की वैल्यू है ये उठा के हम यहाँ रख देंगे। जब हम ये F की वैल्यू ऊपर रखेंगे तो आप देखिए इसके अंदर Q डैश आ रहा होगा और डिवाइडेड बाय नीचे भी Q डैश है, तो ये ऊपर वाला Q डैश नीचे वाले Q डैश से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बचेगा ये इतना फॉर्मूला आपका बच जाएगा, Q डैश कैंसिल हो जाएगा तो आपका फॉर्मूला बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और अगर आप इसको शॉर्ट कर लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पूरे को K से भी मेंशन करते हैं, तो अगर आप इसकी जगह K रख देंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है, ये है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। और इसमें जो चार्ज आ रहा है ये ध्यान में रखिएगा
कि इसमें जो चार्ज आ रहा है ये उस पॉइंट चार्ज का है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्ट कर रही है। देखें इस पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो Q की तरफ से Q डैश पे एक्ट कर रही है। तो फॉर्मूले में आ रहा है Q, यानी इसमें जो चार्ज आ रहा है ये उस पॉइंट चार्ज का आएगा जिसकी तरफ से इंटेंसिटी एक्ट कर रही है। तो किसकी तरफ से कर रही है? सर Q की तरफ से कर रही है, Q डैश पर। तो फॉर्मूले में जो है यहाँ पे Q आ रहा है, ठीक है। और R वो डिस्टेंस है कि भाई कितने डिस्टेंस पर इंटेंसिटी एक्ट कर रही है, जो Q डैश है वो R डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो R यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। बताएं बात समझ आती है? अच्छा मास कह रहा है ये अलग टॉपिक है, हाँ ये अलग है बेटा, ये अलग है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, लोग कह रहे हैं यस, ठीक है बेटा, इसको नोट करें, आप काम करेंगे।
अच्छा, ताहिर खान मुझसे कह रहा है सर कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। हाँ यार, आज अनाउंसमेंट तो हुई है कि 15 से जो एजुकेशनल सारे इदारे खुल रहे हैं, तो मजीद और कल तक वाजे हो जाएगा इंशाल्लाह, कल तक क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं भाई कर लिया है, कर लिया है तो बता दें, तो फिर आगे मूव करेंगे। कर लिया भाई, आगे चलें। कोई रह गया है तो बता दो, वरना मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है जी, आगे चलूं। 1 मिनट, बेहजाद कह रहा है 1 मिनट। ठीक है भाई, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, सैलरी आज मिल रही है। ठीक है, 80 का भी कर रहा होगा वो शायद work। मैंने मेरा डाटा काम कर। हाँ जी, कर लिया आप लोगों ने, आगे चलें। बोलो बेटा। चलो भाई, अब आगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स।
अब जरा इसको समझते हैं, ये एक डेफिनेशन है, ये एक डेफिनेशन है जो ऐसे 3-4 नंबर में आने वाली डेफिनेशन होती है, ये वो चीज है। अच्छा अब ये है क्या कॉन्सेप्ट, जरा समझ लें। सपोज करेंगे भाई ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी रखी है, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी की ये फील्ड है फर्स्ट कर लें, ठीक है जी। और ये इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज बॉडी रखी है, जैसे इसको कह देते हैं ए और इसको कह देते हैं बी। तो अब अगर ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इसका मतलब है कि ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और बी नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो इसका मतलब है ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में जा रहे हैं, ठीक है जी। ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और बी नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो इसका मतलब है कि ए से, आवाज कट रही है, नहीं अभी ठीक हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर डी में जा रहे हैं। अच्छा अब अगर हम ये देखें कि जब अच्छा भाई एक दो लोग कह रहे हैं वॉइस का इशू, आप बताएं अब ठीक हुआ, बोलो भाई अभी आवाज ठीक हुई? हाँ भाई ठीक है, महजाद कह रहा है यस, बाकी लोग बताएं ठीक है, ओके चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर दो चार्ज बॉडीज रखी हुई है ए और बी। ए जो है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और बी नेगेटिव चार्ज बॉडी है। तो ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इसका मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और बी नेगेटिव है इसका मतलब है ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में जा रहे हैं। अगर हम ये गौर करें कि जब एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज बॉडी ए से निकल के बी की तरफ जाता है तो उसका रास्ता कैसा होता है, तो जब इसको देखा गया लैब में, इसको टेस्ट किया गया, तो ये पता चला कि जब एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज बॉडी से निकलता है और नेगेटिव में जाता है तो इस तरह के एक रास्ते पे चलता है, ऐसा कर्व की तरह एक रास्ता होता है, इस पे वो जाता है। तो ये जो रास्ता होता है, ये जो ट्रैक होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन चलता हुआ जाता है, इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। और ये इमेजिनरी ट्रैक होता है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं ये, और इनके हर पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को देखा जाए तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के हर पॉइंट पे टुवर्ड्स द टेंजेंट होती है। टेंजेंट का मतलब तो आप समझते हैं ना कि एक स्ट्रेट लाइन जो टच करके बाहर निकल रही है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो इमेजिनरी कर्व होता है, वो इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस होती हैं या कर्व्ड ट्रैक्स होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी से निकलकर नेगेटिव चार्ज बॉडी में जाते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन तो निकलता नहीं है, हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कोई दूसरा भी ऐसे जा रहा होगा, कोई तीसरा भी जा रहा होगा, कोई यहाँ से भी जा रहा होगा, यहाँ से भी जा रहा होगा, यहाँ से भी जा रहा होगा। तो इस तरह हर इलेक्ट्रिक फील्ड में हजारों लाखों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो स्कैटर्ड होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, और इनके जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज किया जा सकता है। विजुअलाइज का मतलब है कि ये देखा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किस तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, और ये जो कॉन्सेप्ट है, जो फैराडे साइंटिस्ट है उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है। अच्छा फिर इसके बाद जो है बुक में इसके कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो फिगर्स बनी हुई हैं जिनका एग्जाम में आने का बहुत चांस नहीं होता, लेकिन वो मैं आपको दिखा दूंगा, आपको अगर वो बनानी होंगी तो आप बना लीजिएगा, वरना आप बुक से भी बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि भाई अगर कहीं पर, अगर किसी जगह पर, अच्छा अमीन कह रहा है कि सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ सही है, मुझे तुम्हारी बात इतनी सही समझ नहीं आई। अच्छा अब फर्स्ट कर लें कि अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, अब इसकी लाइंस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि लाइंस इसमें से ऐसे निकल रही होती है, इस तरह ऐसे निकलती है, इसमें इस तरह जाती है, ऐसे जा रही होती है लाइंस। अच्छा अब जब ऐसे जा रही होती हैं तो आपको ये लग रहा होता है कि ये तो सीधी सीधी बाहर निकल रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो स्ट्रेट बाहर निकल रही है, जबकि अभी तो हमने बताया कि कर्व की फॉर्म में। तो ये जब इससे निकल रही है ना, अभी निकली है तो स्ट्रेट है, आगे जाके ये ऐसे कर्व हो जाएगी, ये लाइन आगे जाके जब आगे जाएंगी तो ये कर्व हो जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर होता है अगर कहीं कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अच्छा अगर कहीं पर कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज रखा है तो उसमें सेम स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, सेम होता है, लेकिन एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी में एरो बाहर की तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलकर किसी नेगेटिव चार्ज में
जा रही होती हैं। अहमद अली कह रहे हैं इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं होती, मतलब कर्व की फॉर्म में होती है। उसकी वजह यह है कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो स्ट्रेट मूव करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो ये चाहते हैं कि जब वो किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी से निकले तो एक स्ट्रेट लाइन में चले और एस्केप कर जाए, यानी भाग जाए, कहीं चले जाए। लेकिन अब होता क्या है कि देखो किसी भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद तो नहीं निकलते, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। वो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करती है, एनर्जी खर्च होती है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव बॉडी से निकाल के नेगेटिव में भेजती है। तो होता क्या है कि जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो सीधा सीधा भागना चाहते हैं, लेकिन वो जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो उन्हें कहती है कि भाई तुम्हें स्ट्रेट नहीं भागना, तुम्हें नेगेटिव बॉडी की तरफ जाना है, तो वो उनको मोड़ देती है। फिर आगे जाके इलेक्ट्रॉन सीधा भागना चाहता है, वो फोर्स उसे फिर मोड़ देती है। फिर वो सीधा भागना चाहता है, वो उसे फिर मोड़ देती है। इस तरह मोड़ते मोड़ते वो स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो कर्व की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। समझ आ गई बात? हाँ जी अहमद अली। अहमद अली बोलो। बोलो अहमद अली, सवाल करके तू सो गया यार। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं कह रहा था कि अगर कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो तो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर फर्स्ट कर लो कि कहीं पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसके सामने एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज रखा है, तो लाइंस ऐसे जा रही होती है। ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में ऐसे जा रही है, इस तरह जाती है, ऐसे जा रही है। ये सारे एरो ना इस तरफ लगेंगे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। ठीक है ना। अगर कोई दो सेम पॉइंट चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस करीब रखे हुए, तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जा रही होती है, इस पॉजिटिव से निकल के भी किसी नेगेटिव में जा रही होती है। ठीक है ना, एक ये स्ट्रक्चर होता है। फिर अगर दो प्लेटें हैं, एक मेटल की प्लेट है, उसके सामने दूसरी मेटल की प्लेट रखी हुई है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव प्लेट से निकल के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में आ रहे होते हैं, तो बीच में जो लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं। फिर जैसे जैसे साइडों की तरफ जाएं तो ये कर्व में हो जाती है, ये ऐसे कर्व में हो जाती है। इसलिए कि सेंटर में जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे आ जाते हैं, और किनारों की तरफ जाएं तो फिर उसमें कर्व बनने लगता है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए बुक में। तो वो इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आपने बनाने होंगे तो आप बना लीजिएगा। तो अब मैं आपको जो है ये दिखाता हूँ, देखें इसमें। अब आप देखें कि ये जो मैंने आपको समझाया था, देखिए क्या यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है हमने। देखिए हमने यहाँ पे ये कहा हुआ है कि फेराडे gave the idea of electric lines of force. These are used to visualize uh, the electric field and can be defined as following. तो अब डेफिनेशन क्या है? The imaginary curved lines which show the traveling path of an electron in electric field are called electric lines of force. They always start from a positive charge body and reach to a negative charge body. The direction of electric intensity at every point on them is always towards the tangent. तो ये डेफिनेशन है। और फिर थोड़ा सा मैंने चाहा था कि ये एक ही पेज पर सारा ये काम आ जाए, तो ये फिगर थोड़ी छोटी हो गई है, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी मैंने समझाई थी आपको। देखिए यहाँ से निकल के कर्व की फॉर्म में लाइन जा रही है, और आप देख सकते हैं कि ये लाइन पॉइंट ए से स्टार्ट होकर बी तक जा रही है। तो ए बी जो है वो एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, और देखिए इसके हर पॉइंट पे इंटेंसिटी जो है वो टुवर्ड्स द टेंजेंट है। तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इतना हिस्सा, ये जो है ना डेफिनेशन, और डेफिनेशन में ये फिगर आ जाएगी। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना हिस्सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन एग्जाम में 2-3 नंबर में आ सकती है। और ये वाले जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया, फिर मैंने आपको ये बताया, फिर ये भी बताया, फिर ये भी बताया, तो ये स्ट्रक्चर्स जो मैंने 5-6 बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये बुक में भी बने हुए, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपकी नॉलेज के लिए बना दिए हैं। अगर आप ये बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, वरना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन जो है ये काफ़ी है। ठीक है, तो आप मुझे बता दें आपको समझ आ गई? ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें बेटा, नोट करें इसे। ठीक है।
हाँ भाई, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर इस सेंटर ओपनिंग, हाँ बेटा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये है कि बिल्कुल ओपन करेंगे। नेक्स्ट 15 तारीख से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलने का कहा है, हम इंशाल्लाह इस वीक में फाइनल कर लेंगे। तो इंशाल्लाह 15 से पहले पहले आपको बता देंगे बिल्कुल। जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है उसके मुताबिक इंशाल्लाह जरूर खुलेगा बिल्कुल। अच्छा भाई, कहाँ तक पहुंचे, ये कर लिया आप लोगों ने काम? अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं क्लास विल बी एट द सेम टाइम। हाँ बेटा, उम्मीद तो यही है कि जब कोचिंग खुलेगा तो क्लासेस के टाइम तो यही रहेंगे, क्योंकि यही टाइम जिसमें हम जो है आपसे ऑनलाइन क्लास लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के लिए भी आप हम कोचिंग में ही बैठे हुए हैं, यहीं पर बैठे हुए क्लास ले रहे हैं, बस लैपटॉप सामने है, फिर ये होगा कि आप सामने आ जाएंगे और हम आपके सामने हो जाएंगे। तो टाइमिंग तो उम्मीद है यही रहेगी। और ये कहते हैं कि सर आतिफ ने एफबी पे कहा है कि 15 से ओपन हो रहे हैं। हाँ ऐसा ही है ना, देखो बेटा जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 15 से खुल रहा है तो हम भी इंशाल्लाह खोलेंगे। लेकिन अब अगले 2-3 दिन में हम जरा इसकी पॉलिसी बनाएंगे, वे आउट बनाएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, एसओपीज को कैसे फॉलो करना है। ये सारी चीजें देखनी है, तो इंशाल्लाह आपको अगले 2-3 दिन में बता देंगे। यानी 15 तक तो आपकी ऑनलाइन चली रही है, फिर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह हम बिल्कुल आपके साथ मौजूद हैं। ठीक है। हाँ भाई, कर लिया सब लोगों ने काम? तो अब बेटा जिन्होंने कर लिया है तो इस तरह की बेटा 6 मिनट बाकी रह गए हैं। अब 6 मिनट में मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकता, तो अब नया टॉपिक मैं कल स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी। 6 मिनट बाकी रह गए, नया टॉपिक नहीं कर सकता स्टार्ट, नया कल करूंगा स्टार्ट। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।